हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल A1IS पे। आज हम लोग 23rd एंड 24th ऑफ नवंबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की वीडियो को देखेंगे, कुछ करंट अफेयर टॉपिक्स देखेंगे। 22nd ऑफ नवंबर की वीडियो आपको मिल चुकी होगी। इसका पीडीएफ कहां से डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो भी बच्चे नए हैं उनको मैं एक चीज बता दूं, ये सीरीज जो करंट अफेयर्स हम करने वाले हैं, ये आपके अपकमिंग बीपीएससी जो कि 13th ऑफ दिसंबर को होने वाला है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो भी 71st बीपीएससी वाले बच्चे हैं, जो कि 71st बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 72nd बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही आप यूपीपीसीएस की भी आपकी तैयारी साथ साथ ही हो रही है। एमपीपीएससी, आरएएस, जो भी तैयारी आप करते हैं पीसीएस की, वो सारी तैयारी साथ साथ होती जा रही है आपकी। ठीक है, यूपीएससी के भी क्वेश्चन आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको एक और चीज बता दूं, इस क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी A1IS। A1IS टेलीग्राम आप चैनल आप सर्च करेंगे तो वहां पे आपको मिलेगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप यहाँ की पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ आज के दिन कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। कौन कौन से हैं? कुछ नेशनल टॉपिक्स हैं और कुछ इंटरनेशनल टॉपिक्स हैं जो आपको देखने हैं। ठीक है, अराउंड 24 के आसपास नेशनल टॉपिक्स हम लोगों ने लिए हैं और 6 के आसपास इंटरनेशनल टॉपिक्स भी हम लोगों के पास, जो कि आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं देखने, है ना। फर्स्ट टॉपिक क्या है? फर्स्ट टॉपिक है अग्निपथ शैडो ओवर आर्मी चीफ विजिट टू नेपाल। ठीक है, अब ये पूरा किस्सा क्या हुआ है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, न्यूज में क्या है कि हमारी आर्मी चीफ की विजिट होने वाली है। ठीक है, अभी चल रही है विजिट, है ना। पर इस पे अग्निपथ का शेडो है, तो ये अग्निपथ का शेडो क्यों है इसके बारे में हम समझेंगे इस आर्टिकल में क्या कहा गया है। ठीक है, अब अग्निपथ के बारे में आप जानते होंगे कि ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी, है ना। किसके लिए? इंडियन आर्मी के लिए, जो भी हमारे इंडियन आर्मी के जो पर्सनल्स हैं, ठीक है, उनके लिए ये लॉन्च करी गई थी। ठीक है, उसमें कहा गया कि कोई भी जो युवक है वो किसी एक सर्टेन टाइम तक ही इंडियन आर्मी में, ठीक है, सर्व कर सकता है, ये चीज कही गई है। ठीक है, बट आप ये बात जानते हैं कि इंडियन आर्मी में सिर्फ इंडियन के सिटीजन ही नहीं, नेपाल के सिटीजन भी उसमें सर्व करते हैं, जिसे हम लोग गुरखा जवान कहते हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब नेपाल की गवर्नमेंट को ये स्कीम बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो कही कि यार ये तो गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत स्कीम है, ऐसे नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम अपने सिटीजन को मना करते हैं कि वो इस स्कीम के तहत इंडियन आर्मी में सर्व नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसी वजह से नेपाल और इंडिया के बीच में थोड़ी बहुत खटपट हो गई थी। ठीक है, अब इसी चीज को ठीक करने के लिए हमारे इंडियन आर्मी के चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी कहाँ जा रहे हैं? 4 दिन के विजिट पे गए हुए हैं। कहाँ पे? नेपाल में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेपाल इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है और इसी रिश्ते को, इसी बिगड़े हुए रिश्ते को सुधारने के लिए, कोलैबोरेशन को बढ़ाने के लिए, जो इंडियन आर्मी और नेपाल आर्मी के बीच में कोलैबोरेशन को बढ़ाने के लिए एक तरीके से कहाँ गए हैं, इंडियन जो आर्मी है के चीफ है वो नेपाल गए हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डिफेंस से रिलेटेड जो भी चीज है वो उसको देखेंगे। प्लस जो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ गया है कहाँ पे, नेपाल में, उसको भी खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सेकंड चीज आपको ये ध्यान रखना है कि अभी हाल फिलहाल में ही केपी शर्मा ओली फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं कहाँ के? नेपाल के। ये चीज आपको ध्यान रखना है और ये हमेशा से एंटी इंडिया की तरफ, एंटी इंडिया देखे गए हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो केपी शर्मा ओली इतने प्रो इंडिया नहीं है। ऐसे नहीं तो जो भी सरकार आती है वो जनरली प्रो इंडिया ही होती है। ठीक है, अब हमेशा से ये रहा है, हमेशा से हिस्ट्री से तो यही रहा है कि जो भी प्रधानमंत्री बनेगा नेपाल का, उसका सबसे पहला विजिट कहाँ पे होगा? इंडिया में होगा। ठीक है, बट अभी देखा जा रहा है कि नेपाल के प्रधानमंत्री का पहला विजिट कहाँ पे होने वाला है? चाइना में होने वाला है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो केपी शर्मा ओली कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? नेपाल के बने हैं और उनका पहला विजिट कहाँ पे होने वाला है? चाइना में होने वाला है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये सब जो रिश्ते खराब हुए हैं, ठीक है, उन सारी चीजों को भी ठीक करने के लिए हमारे जो जनरल है उपेंद्र द्विवेदी साहब जाने वाले हैं वहां पे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, दो तीन चीज और आप ध्यान रखेंगे गुरखा जवान के बारे में कि अभी इंडियन आर्मी में अराउंड 30,000 के आसपास गुरखा जवान सर्व कर रहे हैं, है ना। कितने सर्व कर रहे हैं? अराउंड 30,000 के आसपास गुरखा जवान सर्व कर रहे हैं। ठीक है, जो कि नेपाल से बिलोंग करते हैं और 90,000 के आसपास जो जवान है वो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं और आराम से अपनी पेंशन भी उठा रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसी वजह से जो इंडिया और नेपाल के रिश्ते भी हमेशा से बहुत ज्यादा अच्छे रहे हैं, इसको ही रोटी बेटी का रिश्ता भी कहते हैं। ठीक है, और चीज आप जानो कि गुरखा जवान सिर्फ नेपाल से नहीं उठाए जाते हैं, क्योंकि अब नेपाल की गवर्नमेंट भी धीरे करके अपने हाथ पीछे खींच रही है। प्लस हम लोगों ने भी सोचा कि जो गढ़वाल एरिया है, ठीक है, कुमाऊं एरिया है, हिमाचल प्रदेश में भी एक सर्टेन एरिया है, ठीक है, जैसे धर्मशाला वाला एरिया है, यहाँ से भी कुछ जवानों को उठाया जाए। दार्जिलिंग एरिया से भी, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ठीक है, वहां से भी कुछ जवानों को उठाया जाए और गुरखा जवान के तौर पे उनको शामिल किया जाए। कहाँ पे? इंडियन आर्मी में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो गुरखा जवान है वो पूरे के पूरे प्योरली, ऐसा मत सोचना कि नेपाल से ही बने हुए हैं, ठीक है, कि नेपाल के जितने व्यक्ति हैं वो सारे गुरखा जवान में आ सकते हैं, नहीं। इंडियन सिटीजन जो है वो भी गुरखा जवान में आते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे दार्जिलिंग एरिया वाले जो लोग हैं वो गुरखा जवान, एज अ गुरखा जवान वहां पे ज्वाइन करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है इंडियन आर्मी को। ठीक है, चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बारे में। ठीक है,
जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बारे में यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस आपके सामने निकल कर आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि इनका ये कौन से नंबर के हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 30वें नंबर के हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनके बारे में ही क्यों आएगा, इनके बारे में इसलिए आएगा क्योंकि इनका अभी अभी ही अराउंड देखो 12 जून की ये न्यूज आ रही है ना, कि इनका अभी अभी अपॉइंटमेंट हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी किसको हटा के हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। ये हमारे 30th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या ध्यान रखेंगे कि हमारे नए वाइस चीफ भी बने हैं। वाइस चीफ का नाम क्या है, वाइस चीफ बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्य, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्य कौन बने हैं, ये हमारे वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बन गए। और चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बन गए, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसी को हम लोग एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं, उपेंद्र द्विवेदी बने हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। किसको हटा के बने ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और अगर वाइस चीफ का नाम आपसे पूछ ले तो वो भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से चीजों को आपको थोड़ा सा लिंक करते हुए पढ़ना पड़ेगा, तभी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज एक और ध्यान रखनी है कि नेपाल के जो नए प्रधानमंत्री हैं उनका भी नाम आपको ध्यान रखना है। उनका नाम क्या है, केपी शर्मा ओली, आपको ध्यान रखना है। केपी शर्मा ओली आपको ध्यान रखना है। और ये पहली बार नेपाल के प्रधानमंत्री नहीं बन रहे, इससे पहले भी बने थे, ठीक है। और उसके उस टाइम पे एक उन्होंने नेपाल का नया मैप भी लॉन्च किया था, आपको ध्यान रखना है। उसी की वजह से इंडिया और नेपाल के रिश्ते काफी ज्यादा खराब होने लग गए हैं, ठीक है। ये थोड़े कम्युनिस्ट लीडर हैं और ये चाइना को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, इसलिए ही चाइना पे इनकी पहली विजिट होने वाली है, जो कि हमेशा जो हिस्ट्री रही है नेपाल की, इंडिया में कोई भी नेपाल का प्रधानमंत्री होता है वो इंडिया पहले आता था, उसको तोड़ते हुए पहले चाइना जाने वाले हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को थोड़ा सा देखते हुए आपको चलना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है 26 नेपालीज ऑफिसर्स, 26 नेपालीज ऑफिसर्स टू अटेंड स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम इन इंडिया, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि यार नेपाल के जो आर्मी है वो भी आती है, ठीक है, उनके जो आर्मी के पर्सनल है वो भी ट्रेनिंग करते हैं इंडिया में। और वहां के जो डिप्लोमेट्स है, हमारे डिप्लोमेट्स के साथ ही उनकी ट्रेनिंग होती है। तो इस बार भी 26 जो नेपाली ऑफिसर्स है वो इंडिया आने वाले हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इंडिया में ये अगले 10 दिन तक रहेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 10 दिन तक रहेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इनकी इंडियन के जो डिप्लोमेट्स है उनके साथ ही ट्रेनिंग होती है, ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो समझ में आया कि नेपाल और इंडिया का जो रिश्ता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा गहरा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट है इंडिया डज नॉट हैव एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड, ठीक है। ये किसने कहा है, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। कहां पे कहा है, गुआना के पार्लियामेंट में कहा है, ठीक है। तो पहली चीज तो यही निकल के आएगी कि अभी रिसेंटली रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कौन सी कंट्री के पार्लियामेंट को एड्रेस किया, क्वेश्चन आ सकता है ना, है ना, क्वेश्चन आ सकता है कि अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सी पार्लियामेंट को एड्रेस किया। तो आपको ध्यान रखना है कि गुआना के पार्लियामेंट को एड्रेस किया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। गुआना की लोकेशन मैंने आपको बताई थी कि साउथ अमेरिकी कंट्री है, सदर्न अमेरिका में है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये सदर्न अमेरिका के नॉर्थ में पड़ता है, ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था, ठीक है। तो एक बार हम लोग थोड़ी सी लोकेशन इसकी देख लेते हैं। गुआना के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, एक बार हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ठीक है। गुआना के बारे में मैंने आपको बताया था ये कहाँ पे है, ये साउथ अमेरिका में है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। साउथ अमेरिका में भी कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में भी नॉर्थ साइड में है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको बताया था कि जो गुआना है, गुआना के वेस्ट में कौन है, वेस्ट में है वेनेजुला, ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, कौन है वेनेजुला। और इसके ईस्ट में कौन है, इसके ईस्ट में है सूरीनाम, ये चीज मैंने आपको बता चुका था, ठीक है, सूरीनाम। और इसके साउथ में कौन है, साउथ में है ब्राजील, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा कि गुआना एक ऐसी कंट्री है जिसका बॉर्डर ब्राजील के साथ नहीं लगता, क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है नहीं लगता है इसका बॉर्डर ब्राजील के साथ, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुआना की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है, उसका नाम है जॉर्ज टाउन, ये आपको ध्यान रखना है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है जॉर्ज टाउन, ये आपको ध्यान रखना है। और यह एक पोर्ट सिटी भी है, ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे, ये क्या है, एक पोर्ट सिटी भी है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी करेंसी क्या है, इसकी करेंसी है गुआनीज डॉलर, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसकी करेंसी क्या है, गुआनीज डॉलर, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। गुआनीज डॉलर इसकी करेंसी है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री मोदी है, वो कहाँ पे लैंड किए थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि वो भी जॉर्ज टाउन में ही लैंड किए थे। और इनको रिसीव करने के लिए कौन आया था, इरफान अली आए थे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यार क्वेश्चन यहीं से आते हैं, इरफान अली कौन है, इरफान अली प्रेसिडेंट है गुआना की, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चीजें ऐसे ही लिंक करके आएंगे, ठीक है। तो एक एक करके आपको लिंक करते हुए चीजों को पढ़ोगे तभी चीजें याद रहेगी, नहीं तो आप चीजों को भूल जाओगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, गुआना में ही इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वहां की जो पार्लियामेंट है उसको एड्रेस किया। और वहां पे किस चीज के बारे में बात करी, ठीक है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। वहां पे पार्लियामेंट को एड्रेस किया, ये चीज आपको ध्यान रखना है। पार्लियामेंट को एड्रेस किया और वहां पे दो चीजों के बारे में बात करी, एक तो ह्यूमैनिटी की, ठीक है, एक तो ह्यूमैनिटी की बात करी, ठीक है, कि हम लोग की पॉलिसी क्या है ह्यूमैनिटी फर्स्ट की। और डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की बात करी किसने,
हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये चीज़ आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? वहीं पे जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने क्या कहा कि इंडिया एक एक्सपेंशनिस्ट पावर नहीं है। अब ये एक्सपेंशनिस्ट पावर क्या होता है, इसको समझो। एक्सपेंशनिस्ट पावर होता है जैसे कि चाइना, जैसे कि रशिया, वो अपने आप को लगातार एक्सपेंशन करते रहते हैं ना, वो हमेशा भूखे टाइप के रहते हैं और हमेशा इतने भूखे रहते हैं कि वो लगातार वो अपने आप को बढ़ाते रहते हैं, ठीक है? तो इंडिया क्या है का एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड नहीं है और वो डेमोक्रेसी में बिलीव करता है। ये किसने कहा? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, कहाँ पे? गोवाना में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई? समझ में आ गया होगा? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन आर्मी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इंडियन आर्मी संयुक्त विमोचन 2024, ठीक है? अब ये संयुक्त विमोचन 2024 से आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त क्या है? संयुक्त मतलब मिला-जुलाकर। अब किसको मिला-जुलाकर? जो भी इंडिया की बड़ी-बड़ी एजेंसीज है, जैसे कि इंडियन आर्मी हो गई, इंडियन नेवी होगी, इंडियन एयर फोर्स होगी, साथ में इंडियन कोस्ट गार्ड होगी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, इन तीनों ने इन सब ने मिलके क्या किया? इन्होंने नेचुरल डिजास्टर को एड्रेस किया कि नेचुरल डिजास्टर आएगा तो हम लोगों को कैसे उसको डील करना है। तो इसके लिए एक तरीके का मॉक ड्रिल या जो भी ले लो, एक संयुक्त विमोचन किया गया। कहाँ पे? गुजरात में किया गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? कहाँ पे किया गया? गुजरात में किया गया, आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे? अहमदाबाद में किया गया, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पोरबंदर में किया गया, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई? पोरबंदर में किसका जन्म हुआ था, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएँगे। पोरबंदर क्यों इतना फेमस है, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएँगे, ठीक है? तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कहाँ पे हुआ है? ये पोरबंदर में हुआ है, ये अहमदाबाद में हुआ है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो संयुक्त विमोचन 2024 समझ में आया? कहाँ पे हुआ है? गुजरात में हुआ है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और किस चीज़ से रिलेटेड है? डिजास्टर रिलीफ से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो चीज़ें आई थिंक आपको लिंक करके आप समझ रहे होंगे, ठीक है? संयुक्त विमोचन आप लिख लेंगे एक बार। संयुक्त संयुक्त विमोचन कहाँ पे हुआ है? गुजरात में हुआ है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड। Prime Minister Modi and Australian PM, Prime Minister Modi and Australian PM Albanese reaffirm focus on defense cooperation। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? मैंने आपको क्या बताया था कि यार ब्राजील में क्या हुआ? G20 का समिट हुआ, ठीक है? ब्राजील के कहाँ पे? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ये चीज G20 ऑर्गेनाइज किया गया था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वहां पे मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे ही कोई भी बड़ा समिट होता है तो उसके साइड लाइन पे भी कुछ बायोलेटरल मीटिंग चलती रहती है, ठीक है? तो वहीं पे मीटिंग हुई किसकी? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की ऑस्ट्रेलियन के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो अब यहाँ पे दो चीज आप ध्यान रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम है एंथनी एल्बनीज। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इनका नाम है एंथनी एल्बनीज, ये आप ध्यान रखेंगे। एंथनी एल्बनीज, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? सेकंड चीज आपको ध्यान रखना है कि वहां पे एक पार्टनरशिप करी गई किसके किसके लिए? रिन्यूएबल एनर्जी में सेक्टर में पार्टनरशिप करी गई किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये आपको ध्यान रखना है। तो इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के साथ पार्टनरशिप किस में हुई है? रिन्यूएबल एनर्जी में हुई है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। किस में हुई है? रिन्यूएबल एनर्जी में हुई है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? तो चीजें आई थिंक आपको क्लियर हो रही होंगी किसके किसके बारे में? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्टनर है, ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। और ये क्वाड का भी एक पार्टनर है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? अब एक बात बताओ, स्क्वाड में ऑस्ट्रेलिया है कि इंडिया है? स्क्वाड देखो, एक तो होता है क्वाड, है ना? एक है क्वाड। क्वाड में तो इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया दोनों है, ठीक है? अब ये बताओ कि स्क्वाड में कौन है? स्क्वाड में क्या ऑस्ट्रेलिया है या इंडिया? इन दोनों में से एक है। अब ये बताओ, ऑस्ट्रेलिया इंडिया में से कोई एक है, कौन है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में से स्क्वाड में? ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है? आई थिंक आपको ये सारी चीजें कवर हो गई होंगी। आपको बता दिया मैंने कि ऑस्ट्रेलिया में किससे बात हुई? ऑस्ट्रेलिया में एंथनी अल्बनीज से बात हुई, ठीक है? और उसमें रिन्यूएबल एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में पार्टनरशिप से रिलेटेड बात हुई। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है वो तो आई थिंक आपको सबको पता ही होगा, ठीक है? अब आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन आए कि रिसेंटली इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी फील्ड में किसके साथ पार्टनरशिप हुई है, तो आप ध्यान रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ पार्टनरशिप हुई है, ठीक है? अगर क्वेश्चन चेंज करके आ जाए कि अभी रिसेंटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान, क्वेश्चन क्या आएगा? ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने लॉन्च किया है? तो आपको ध्यान रखना है कि इटली के साथ लॉन्च किया है। ये बात मैं ऑलरेडी आपको कल के क्लास में बता चुका था। और ये कब से कब तक का है? ये 2025 से 2029 तक का है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आई थिंक आपको ये सारी चीज समझ में आ रही होगी किसके बारे में? ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान के बारे में और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ठीक है? चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? इटली के प्रधानमंत्री का नाम बताया था जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? मैंने आपको बता दिया कि अगर रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड आपसे पूछे तो आपको क्या टिक करके आना है? ऑस्ट्रेलिया टिक करके आना है। और जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान से रिलेटेड पूछे तो आपको क्या टिक करके आना है? आपको इटली टिक करके आना है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है?
नेक्स्ट है एक पेड़ माँ के नाम नाउ टेक्स रूट इन गुआना, ठीक है। अब गुआना में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी G20 के बाद कहाँ पे गए, गुआना में गए। गुआना में लैंड किए कहाँ पे, जॉर्ज टाउन में। और वहां पे वहां के प्रेसिडेंट के साथ, प्रेसिडेंट का नाम क्या है, इरफान अली, आपको ध्यान रखना है। तो इरफान अली के साथ इन्होंने यहाँ पे एक पेड़ माँ के नाम के तहत यहाँ पे पेड़ लगाए, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कहाँ पे, गुआना में अभी रिसेंटली पेड़ लगाया गया है एक पेड़ माँ के नाम के तहत, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी एक पेड़ माँ के नाम क्या है, ये तो ऑलरेडी आपको सबको ही पता होगा, ठीक है। एक बार हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट स्कीम है, इंपॉर्टेंट अभियान है। इस बार क्वेश्चन आ सकता है एक पेड़ माँ के नाम से, ठीक है। क्योंकि इस थीम पे बहुत सारी चीजें इस बार लॉन्च करी गई हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि एक पेड़ माँ के नाम को किसने लॉन्च किया था। पहली बात तो ये है कि एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम को किसने लॉन्च किया था। आपको ध्यान रखना है कि एक पेड़ माँ के नाम को हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया था, ये आपको ध्यान रखना है। पीएम मोदी ने लॉन्च किया था, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी पेड़ के किनारे किया था, तो पीपल ट्री के किनारे किया था, ये आपको ध्यान रखना है। पीपल ट्री के किनारे किया था, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और कहाँ पे किया था, तो बुद्धा जयंती पार्क न्यू दिल्ली में किया था, ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कहाँ पे किया था, बुद्धा जयंती पार्क, बुद्धा जयंती पार्क, जयंती पार्क न्यू दिल्ली में किया था, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये लॉन्च कब किया गया था, ये लॉन्च किया था 5 जून को, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। कब किया था, 5 जून को लॉन्च किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और 5 जून को क्या है, 5 जून को ही वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मतलब ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन इसे लॉन्च किया गया था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान है वो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन लॉन्च किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि यस, एक पेड़ माँ के नाम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन लॉन्च किया गया था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारी चीज क्लियर हो गई होंगी किसके बारे में, एक पेड़ माँ के नाम के दिन, है ना। अब 5 जून को ही एक दो और इंपॉर्टेंट चीज हुई है, ठीक है। उसका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। दो रामसर साइट जोड़े गए थे, कहाँ के जोड़े गए थे, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो एक पेड़ माँ के नाम समझ में आया, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसे लॉन्च किया है पीपल ट्री के किनारे और बुद्धा जयंती पार्क न्यू दिल्ली में, आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे मिनिस्ट्री का नाम पूछ ले तो मिनिस्ट्री का नाम आप ध्यान रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, आपको ध्यान रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये चीज आपको ध्यान रखना है एक पेड़ माँ के नाम में, ठीक है। चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, एक पेड़ माँ के नाम से समझ में आ रहा होगा कि एक पेड़ माँ के नाम का मतलब क्या है। एक पेड़ माँ के नाम मतलब जैसे कि हमारे घर में माँ होती है, वैसे ये जो पूरी सृष्टि है वो भी एक माँ है, ठीक है। और इस सृष्टि को बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पेड़ लगाएंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें ट्री प्लांटेशन की बात करी गई है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें किसकी बात करी गई है, इसमें ट्री प्लांटेशन की बात करी गई है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसी के तहत दो टारगेट्स हैं, कौन कौन से दो टारगेट है। पहला टारगेट था कि सितंबर सितंबर 2024 तक, सितंबर 2024 तक हमें 80 करोड़ पौधे लगा लेने हैं, ठीक है। 80 करोड़ पौधे लगा लेने हैं। और सेकंड टारगेट था कि मार्च 2025 तक हमें 140 करोड़ पौधे लगा लेने हैं, ठीक है। और यह बात जान के आपको बहुत ही ज्यादा खुशी होगी कि 80 करोड़ जो पौधे हैं हम ऑलरेडी ये टारगेट अचीव कर चुके हैं, ठीक है। बल्कि जो ड्यू डेट था उसे 4-5 दिन पहले ही अचीव कर लिए थे। और 140 करोड़ का जो टारगेट है इसे हम लोग अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब हमें मार्च 2025 तक 140 करोड़ जो पेड़ है वो लगा लेने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और बिहार में भी हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम लोग अराउंड 4.5 करोड़ के आसपास पौधे लगाएंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे ज्यादा पौधे लगाने वाला स्टेट कौन सा बना है, तो यूपी बना है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं, ठीक है। कहीं से क्वेश्चन आ सकता है, तो चीजों को आपको थोड़ा सा लिंक करते हुए चलना होगा। ऐसा मत सोचना कि यार सीधा सीधा जो न्यूज़पेपर है वहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके अंदर की चीजों को थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, वहां से क्वेश्चन निकल के आते हैं बहुत सारे, उसको थोड़ा सा पढ़ते हुए आगे बढ़ना होगा, ठीक है। और हमेशा करंट को स्टैटिक से लिंक करके पढ़ोगे तभी बात बनेगी, वैसे बात नहीं बनने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी, ठीक है। अब इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी टू विजिट ढाका इन मिड दिसंबर बांग्लादेश, ये फॉरेन एडवाइजर ने कहा है, ठीक है। अब यार वहाँ के ये जो एक अजीब सी गवर्नमेंट वहाँ बन गई है, ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट। ऐसे तो बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, पर वो जैसे तैसे भी बन गई, ठीक है। वहाँ के एक फॉरेन एडवाइजर भी है, उन्होंने कहा कि जो इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो कहाँ पे आने वाले हैं, बांग्लादेश में आने वाले हैं, ताकि जो बायलैटरल रिलेशंस है उनको नॉर्मल किया जा सके, ठीक है। क्योंकि पहले तो नॉर्मल ही था, है ना, बट इनके आने के बाद बहुत ज्यादा रिश्ते खराब हो गए। इसी को नॉर्मल करने के लिए वहाँ के इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी जो कहाँ पे जाने वाले हैं, बांग्लादेश में जाने वाले हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम आपको ध्यान रखना है, उनका नाम है विक्रम मिश्री, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उनका नाम क्या है, उनका नाम है विक्रम मिश्री, आप ध्यान रखेंगे। विक्रम मिश्री, अब आप नाम भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये फॉरेन सेक्रेटरी है, ठीक है। क्योंकि ये मिश्री है, विक्रम मिश्री है, मतलब मीठा मीठा बोलते हैं, तभी सबसे अच्छा अच्छा रिलेशन बना पाते हैं, ठीक है। तो विक्रम मिश्री आप भूलोगे नहीं, मिश्री मतलब मीठा बोलने वाले हैं। और इसलिए सारे जितने भी आसपास के जितनी भी कंट्री है उनसे अच्छा रिलेशन भी मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो सीधा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना, कि विक्रम मिश्री कौन है, ठीक है, या इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी का नाम क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि विक्रम मिश्री कौन है, हमारे इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, ठीक है।
इंडिया के ही एक पुराने फॉरेन सेक्रेटरी जिनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा, ठीक है? नाम ध्यान रखेंगे। नाम क्या है? विनय मोहन क्वात्रा। एक बार मैं लिख देता हूँ। पहला चीज़ तो अभी कौन है? अभी है विक्रम मिश्री, ये आप ध्यान रखेंगे। विक्रम मिश्री, ये आपको ध्यान रखेंगे। सेकंड आपको ध्यान रखना है कि इंडिया के पुराने एक फॉरेन सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा, ये आप ध्यान रखेंगे। विनय मोहन क्वात्रा, इनको अभी रिसेंटली यूएस का एम्बेसडर बना दिया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये कौन बन गए हैं? ये यूएस के एम्बेसडर बन गए हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो इसको आपको थोड़ा सा लिंक करते हुए चलना पड़ेगा, तभी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है? तो विनय मोहन क्वात्रा अभी रिसेंटली उनको क्या बनाया गया है? उनको यूएस का एम्बेसडर बनाया गया है, ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है? आई थिंक आपको सारी चीज समझ में आ रही होगी। कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज में क्या है। नेक्स्ट है की टू द सिटी ऑफ जॉर्जटाउन। जॉर्जटाउन के बारे में ऑलरेडी बता दिया कि कहाँ की सिटी है, ये गुआना की सिटी है, और वहां के मेयर ने एक तरीके का टाइटल दिया है किसको? प्राइम मिनिस्टर मोदी को, की टू द सिटी ऑफ जॉर्डन जॉर्जटाउन। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो बेसिक सी न्यूज है, ये थोड़ा सा आप देखते हुए चलोगे, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं? नेक्स्ट है इंडियन ब्राजील साउथ अफ्रीका, ठीक है? इंडियन ब्राजील साउथ अफ्रीका से कुछ न्यूज निकल के आ रही है। न्यूज क्या है? इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका अग्री टू यूज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इसको आप थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेंगे, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई एंड डेटा फॉर गवर्नेंस, ठीक है? मतलब गवर्नेंस के लिए एआई का यूज किया जाएगा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का किया जाएगा यूज। इसने कहा है, इंडियन ब्राजील और साउथ अफ्रीका ने कहा है, ये चीज आप ध्यान रखते हैं, ठीक है? अब ध्यान रखो, ध्यान से सुनो कि इंडिया ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका का एक ग्रुप है, ग्रुप का नाम है इब्सा ग्रुप, ठीक है? ग्रुप का नाम है इब्सा ग्रुप। अब इसके बारे में तो मैं अभी ऑलरेडी आपको बता नहीं रहा हूँ, ठीक है? बाद में हम इसके बारे में कभी बात करेंगे, पर अभी अगर आप सर्च करना चाहें तो एक बार आप इब्सा ग्रुप के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है? नेक्स्ट चीज अभी ध्यान रखो कि इंडियन, ये देखो ब्रिक्स में ये तीनों कंट्री है ना, ब्रिक्स में ब्राजील भी है, इंडिया भी है, साउथ अफ्रीका भी है, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? तो ब्रिक्स में भी ये तीनों कंट्री, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चीज ये आप ध्यान रखेंगे कि इंडिया का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, और वो इंडिया इंडिया का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसी भी दूसरी कंट्री के मुकाबले बहुत ही ज्यादा अच्छे दर्जे पे है, ठीक है? बहुत ही ज्यादा अव्वल दर्जे पे इसे कहा जा सकता है, ठीक है? अब आपके दिमाग में आएगा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में भी, ठीक है? तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप ध्यान रखेंगे। एक बार आपको उसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे कि जैसे जैसे आप रोजमर्रा की जिंदगी में आप देखते होंगे कि रोड्स बने हुए हैं ना, कहीं हॉस्पिटल बने हुए हैं, तो मतलब इन सारे कहीं पे हाईवे बने हुए हैं, तो इन सब चीजों को आप क्या कहते हैं? पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, है ना? कि जो हमारी फिजिकली जो दुनिया है, उसमें हम लोग ये सारे इन सारी चीजों को क्या कहते हैं? पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। अब जब यही पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल दुनिया में हो जाए, है ना, मतलब इंटरनेट की दुनिया में ये सारी सुविधा हमको मिल जाए, मतलब रोड टाइप की, मतलब आने जाने की सुविधा हो, तुरंत कोई भी काम करने की सुविधा हो डिजिटली दुनिया में, तो उसे क्या कहेंगे? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, और ये सबसे आसान डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि इसके डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब आप भूलोगे नहीं, ठीक है? तो एक्सप्लेन करना हो तो क्या करना है, यही बोलना आपको कि जैसे हम लोग आम दुनिया में क्या देखते हैं, अलग अलग टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, वैसे इंटरनेट की दुनिया में एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे हम लोग क्या कहेंगे? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहेंगे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? यूपीआई है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब ये क्या है? देखो पहले एक बात बताओ, हर पेमेंट करने के लिए कहाँ बार बार बैंक जाना पड़ता था, बार बार एटीएम जाना पड़ता था, बट अब क्या है? अब एक सुविधा मिल गई है कि हम लोग घर बैठे बैठे कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है? एक तरीका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना? पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ते थे आपको बैंक में, है ना, खाता खुलवाने के लिए। अब क्या होता है? अब क्या हो जाता है आपके साथ? ई केवाईसी हो जाती है। तो ये भी क्या है? ये भी एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? समझ में आया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है ना? ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेट की दुनिया में एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको आप लोग यूज करते हैं, ठीक है? चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? यहीं से क्वेश्चन आएंगे, तो इसको थोड़ा सा कवर करते हुए आप चलोगे, ठीक है? नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी होल्ड्स सेकंड इंडिया ऑस्ट्रेलियन एनुअल समिट। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है? तो ये होस्ट करी गई है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। कहाँ पे हुई? ऑन द साइलेंस ऑफ G20 के साइलेंट पे ही ये समिट को होल्ड किया गया, ये होस्ट किया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी होल्ड्स बायलैटरल टॉक्स विद लीडर्स ऑफ चिली एंड अर्जेंटीना एट G20 समिट, ठीक है? मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि G20 समिट चल रही है। कोई भी बड़ी समिट होती है, साइलेंट में भी बहुत सारी समिट चलती रहती है, ठीक है? इसी समिट में दो इंपॉर्टेंट लीडर के साथ और मिले हैं, ठीक है? पहले इंपॉर्टेंट लीडर कौन थी? चार इंपॉर्टेंट लीडर अभी तक हो चुका है, ठीक है? एक का नाम मैंने आपको जॉर्जिया मेलोनी बता दिया, जॉर्जिया मेलोनी बता दिया, जो कि इटली से है। नेक्स्ट आपको बताया मैंने एंथनी एल्बनीज़, ये बता दिया। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट है चिली के प्रेसिडेंट। चिली के प्रेसिडेंट का नाम है गैब्रियल बोरिक, ठीक है? गैब्रियल बोरिक फोंट। तो क्वेश्चन क्या आएगा? गैब्रियल फोंट, आप ध्यान रख लो। गैब्रियल फोंट कौन सी कंट्री के लीडर है? तो आपको ध्यान रखना है ये चिली के लीडर है, ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है? तो गैब्रियल फोंट कहाँ के लीडर है? चिली के लीडर है, आपको ध्यान रखना है। और अर्जेंटीना के एक फेमस लीडर, मतलब
अर्जेंटीना के अभी प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट है, उनका नाम क्या है? जेवियर मिली, ठीक है? इनका नाम क्वेश्चन में आ सकता है ना? ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, अमेरिका के बहुत ज़्यादा करीबी हैं और इन्होंने एक तरीके से अर्जेंटीना में हर कुछ ही प्राइवेटाइज़ कर दिया, ठीक है? ये हर चीज़ प्राइवेटाइज़ करने के पीछे पड़ गए हैं, ठीक है? तो जेवियर मिली हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जेवियर मिली कौन-सी कंट्री से रिलेट करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ये रिलेट करते हैं अर्जेंटीना से, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो इनके बारे में आप ध्यान रखो, ये कौन है? ये है गैब्रियल फ़ॉन्ट, ठीक है? जो कि कहाँ से? चिली से बिलॉन्ग करते हैं और ये कौन है? जेवियर मिली, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो यहीं से कुछ क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो आप थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। अब कुछ लोकेशंस हम लोग देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है? अब देखो ध्यान से देखना है, जो-जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो मैंने आपको गुयाना की लोकेशन बताई थी, ये कहाँ पे है? ये साउथ अमेरिका के नॉर्थ में है, ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है? नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि ये चिली है, ठीक है? चिली है। चिली के ही जो लीडर है इनका नाम क्या है? गैब्रियल फ़ॉन्ट, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है? चिली की कैपिटल का नाम आपको ध्यान रखना है। चिली की कैपिटल है सांटियागो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो चिली के बारे में थोड़ा-सा देख लो। चिली है ना? चिली हो गया। चिली का जो कैपिटल है वो कौन-सा है? सांटियागो है, ये आपको ध्यान रखना है और यहाँ के जो लीडर है इनका नाम क्या है? इनका नाम है गैब्रियल फ़ॉन्ट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? गैब्रियल फ़ॉन्ट, ये आपको ध्यान रखना है और अटाकामा डेज़र्ट कहाँ पे है? अटाकामा डेज़र्ट भी यहीं पे है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अटाकामा डेज़र्ट भी चिली में है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? नेक्स्ट आप देखो अर्जेंटीना, है ना? अर्जेंटीना की कैपिटल जो है उसका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएँगे। ऐसे मैं बता देता हूँ, इसका जो कैपिटल है उसका नाम है ब्यूनस आयरेस, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? इसके कैपिटल कैपिटल का नाम क्या है? ब्यूनस आयरेस है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ के लीडर हैं, इन लीडर का क्या नाम है? इनका नाम है जेवियर मिली, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? इनका नाम है जेवियर मिली, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो चीज़ों को थोड़ा-सा कवर करते हुए चलोगे और यहीं पे दोनों के आस-पास एक कंट्री मिलेगी आपको, बोलीविया, ठीक है? अब बोलीविया के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि ये भी कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में ही है, ठीक है? और इस तरीके से ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं, है ना? ट्रायंगल बना रहे हैं ना? ये देखो ए, बी, सी और देखो एबीसी भी है, इसको एबीसी से भी आप ध्यान रख सकते हो कि अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली, ठीक है? ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं, इस ट्रायंगल को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लिथियम ट्रायंगल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो क्वेश्चन आएगा लिथियम ट्रायंगल वाली कंट्री कौन-कौन सी है? ठीक है, तो लिथियम ट्रायंगल वाली आप ध्यान रखोगे कि एबीसी है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील एंड चिली, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली, ब्राज़ील नहीं, बोलीविया एंड चिली। यहाँ पे क्योंकि दुनिया का सबसे ज़्यादा लिथियम पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा लिथियम पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो एक बार हम लोग थोड़ा-सा लिख लेते हैं, थोड़ा-सा लिख लेते हैं हम लोग। अगर आपसे पूछ ले कि लिथियम ट्रायंगल वाली कंट्री कौन-सी है? लिथियम लिथियम ट्रायंगल वाली कंट्री कौन-सी है? तो आपको क्या ध्यान रखना है? आप ध्यान रखेंगे ए, बी, सी। ए में कौन हो गया? अर्जेंटीना हो गया, है ना? फिर कौन हो गया? बोलीविया हो गया। और सेकंड नंबर पे थर्ड नंबर पे कौन हो गया? चिली हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या बनाया जाता है? लिथियम पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। लिथियम पाया जाता है और लिथियम का यूज़ हम किसमें कहते हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी यूज़ करते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो चीज़ों को आपको थोड़ा-सा लिंक करते हुए पढ़ना है, तभी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है? अर्जेंटीना का प्रधानमंत्री का नाम मैंने आपको बता दिया, है ना? एक फॉकलैंड आइलैंड है, कौन-सा आइलैंड? फॉकलैंड आइलैंड, इसके बारे में आप थोड़ा सर्च करेंगे कि ये क्या किसी कंट्री ये कौन-सी 2 कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूटेड आइलैंड है, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएँगे, ठीक है? क्या है कि नहीं है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे, अगर है, तो कौन-सी कंट्रीज़ के बीच में है, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएँगे, ठीक है? 1-2 चीज़ें और देखो, 2 चीज़ें और देखो, ये आपको समझ में आ गया? लिथियम ट्रायंगल समझ में आ गया? अब थोड़ा-सा देखो यहाँ पे, कुछ चीज़ें मैं और आपको बता रहा हूँ, ठीक है? यहीं से क्वेश्चन निकल के आएँगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? यहीं से निकल के आते हैं, ठीक है? देखो, बोलीविया का कैपिटल है ला पाज़, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो बोलीविया का कैपिटल अगर आपसे पूछ ले, तो आपको ध्यान रखना है, बोलीविया का कैपिटल क्या है? ला पाज़, ये आपको ध्यान रखना है। इसको मैं रब कर देता हूँ। बोलीविया का कैपिटल आपको ध्यान रखना है। बोलीविया का कैपिटल है ला पाज़, ये आपको ध्यान रखना है। ला पाज़ और ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट कैपिटल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये सबसे सबसे ज़्यादा ऊँचाई पे स्थित कैपिटल है, आपको ध्यान रखना है। तो ये हाईएस्ट कैपिटल ऑफ अर्थ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? समझ में आया? ला पाज़ क्या है? ये हाईएस्ट कैपिटल। इसको अगर आप नोटबुक में लिख रहे हैं तो इसको लिख लेंगे। हाईएस्ट कैपिटल ऑफ अर्थ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो लापास के बारे में समझ में आ गया और यहीं पे एक लेक है, इसका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएँगे, जो कि पेरू और बोलीविया के बीच में है, इसका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएँगे, ठीक है? तो समझ में आया कि नहीं आया? चिली के बारे में समझ में आया? अर्जेंटीना के बारे में समझ में आया? अर्जेंटीना का जो कैपिटल है उसका नाम है ब्यूनस आयरिस, ठीक है? यहाँ से जेवियर मिली बिलॉन्ग करते हैं। बोलीविया का कैपिटल है ला पाज़, जो कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट कैपिटल है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? अब एक और चीज़ देखो कि जो चिली है, चिली का जो बॉर्डर है वो किसके साथ नहीं लग रहा है? ब्राज़ील के साथ नहीं लग रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी आ चुका है। तो आपको ध्यान रखना है, साउथ अमेरिका की सिर्फ 2 ही कंट्री है जिसका बॉर्डर ब्राज़ील के साथ नहीं लगता। उसमें से एक कंट्री कौन है? चिली और दूसरी कंट्री कौन है? इक्वाडोर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? दूसरा जो
कंट्री कौन सा है? इक्वाडोर है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, इक्वाडोर का ये बॉर्डर ब्राजील के साथ नहीं लग रहा और चिली का भी बॉर्डर ब्राजील के साथ नहीं लग रहा, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अर्जेंटीना का बॉर्डर देखो लग रहा है कि नहीं लग रहा, तो देखो हाँ, यहाँ से लग रहा है ब्राजील के साथ, है ना। और बोलीविया का तो लग ही रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे सिर्फ चिली का नहीं लगता और किसका नहीं लगता, इक्वाडोर का नहीं लगता, ये आप ध्यान रखेंगे। और इक्वाडोर का ही एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है, थोड़ा सा आपको वेस्ट साइड में दिखेगा, इसमें नहीं दिख रहा, पर आपको ध्यान रखना है, मैप पे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा। उसका नाम है गैलगापोज आइलैंड, ठीक है। उसका नाम है गैलगापोज आइलैंड, गैलगापोज आइलैंड, ये आप ध्यान रखेंगे, गैलगापोस आइलैंड, जो कि इक्वेटर पे भी, मतलब इक्वेटर वहीं से गुजरती है। और वहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी को ढूंढा गया था, एक वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी को ढूंढा गया था, उसका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो चीजों को कनेक्ट करके पढ़ पा रहे हो कि नहीं, यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसी तरीके से आपको थोड़ा सा पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेक्स्ट न्यूज है सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स एंटिसिपेटरी बेल टू बॉलीवुड एक्टर सिद्दीकी इन एलिज्ड रेप केस, ठीक है। अब ये मैंने इसलिए डाला है, ये न्यूज आर्टिकल मैंने इसलिए डाला है क्योंकि अभी रिसेंटली ही हेमा कमेटी रिपोर्ट आई थी, ठीक है। हेमा कमेटी रिपोर्ट आई थी, तो क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है कि हेमा कमेटी रिपोर्ट कौन सी चीजों से रिलेटेड है, मतलब किस चीज से रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये सेक्सुअल वायलेंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो हेमा कमेटी रिपोर्ट की वजह से ही इतना बहुत सारी चीजें निकल के बाहर आ गई थी, ठीक है। तो उसी में बहुत सारे केसेस भी चल रहे थे, तो आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन आएगा कि हेमा कमेटी रिपोर्ट किस चीज से रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है कि हेमा कमेटी रिपोर्ट क्या है, ये सेक्सुअल वायलेंस से रिलेटेड है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो भी एक्टर्स हैं सेक्सुअल वायलेंस से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। और सेक्सुअल वायलेंस कहाँ पे? इंडियन सिनेमा में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडियन सिनेमा में आपको ध्यान रखना है, और इंडियन सिनेमा ना दिया हो तो ये मलयालम इंडस्ट्री के बारे में बात करेगा, ठीक है। किसके बारे में बात करेगा? ये स्पेसिफिकली मलयालम इंडस्ट्री के बारे में बात करेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि मलयालम इंडस्ट्री में महिलाओं के खिलाफ हो रहे सेक्सुअल वायलेंस से रिलेटेड है क्या, हेमा कमेटी रिपोर्ट, ये आपको ध्यान रखना है। और इसको लीड कौन कर रही थी? इसको लीड कर रही थी जस्टिस हेमा, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि जज भी रह चुके हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। रिटायर्ड जज है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो इसी क्रम में एक जो वहां के बॉलीवुड के जो एक्टर हैं, एक्टर डायरेक्टर जो भी हैं सिद्दीकी, उनके ऊपर क्या हुआ था? उनके ऊपर अरेस्ट हुआ था उनको, ठीक है। पर अरेस्ट होने वाला था, बट उनको अब एंटीसिपेटरी बेल मिल चुका है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहीं से कुछ क्वेश्चन निकल के आते हैं कि यार ये बेल होता क्या है, कि बेल है क्या? तो इसके बारे में आप थोड़ा-सा ध्यान रखोगे कि बेल क्या होता है? बेल होता है प्रोविज़नल रिलीज़, किसी का, किसी भी व्यक्ति का प्रोविज़नल रिलीज़, उसको अगर शॉर्ट टाइम के लिए, उसको शॉर्ट टाइम के लिए, जैसे कि कोई भी सर्टिफ़िकेट आता है, ठीक है? जैसे कि आप एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम के बाद जब आपका फाइनल रिज़ल्ट आता है, तो उससे पहले एक प्रोविज़नल रिज़ल्ट आ जाता है, ठीक है? तो तो बेल क्या है? तो बेल भी ये एक तरीके का प्रोविजनल रिलीज है, ठीक है। कि जब तक जजमेंट ना आ जाए, जब तक फाइनल जजमेंट ना आ जाए, तो प्रोविजनल रिलीज कर दिया जाता है जो भी अक्यूज्ड है उसको, ठीक है। जब तक कि जजमेंट ना आ जाए, तो क्वेश्चन क्या आएगा कि बेल क्या होता है? तो ये प्रोविजनल रिलीज है किसी भी व्यक्ति का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बेल में ही बहुत सारे अलग अलग टाइप के बेल होते हैं, जैसे कि एंटीसिपेटरी बेल हो गए, है ना, इंटरिम बेल हो गई, डिफॉल्ट बेल हो गए, रेगुलर बेल हो गई, तो उसको अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो रेगुलर बेल में क्या होता है? रेगुलर बेल में होता है जैसे कि आप गए, ठीक है, आपको पकड़ लिया गया, तो आप वहाँ पे कोर्ट में गए और फिर आपको बेल मिल जाती है, ठीक है। तो हो गया आपका रेगुलर बेल। सेकंड हो गया कि आपको मिल जाती है इंटरिम बेल, जो कि किसको मिली थी? किसको मिली थी? अरविंद केजरीवाल को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसको मिली थी? अरविंद केजरीवाल को मिली थी, आपको ध्यान रखना है। कब मिली थी? लोकसभा का जब इलेक्शन चल रहा था, तो उनको इंटरिम बेल दे दी गई 30 दिन के लिए, ठीक है। अब इंटरिम बेल में क्या होता है कि कुछ शॉर्ट टर्म के लिए ही उनको जेल से रिहा कर दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंटरिम बेल आपको समझ में आया कि नहीं आया? कि शॉर्ट टाइम के लिए जब किसी भी व्यक्ति को रिहा कर दिया जाए, तो उसे इंटरिम बेल कहा जाए। रेगुलर बेल जैसे कि रेगुलरली होता है कोर्ट में जाने के बाद, तो वो मिले तो उसे क्या क्या कहेंगे? रेगुलर बेल। एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं जब अरेस्ट होने से पहले ही बेल ले लिया जाए, और ये बॉलीवुड जो एक्टर है उसको यही वाली बेल मिली है, मतलब अरेस्ट होने से पहले आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। और एक होता है डिफॉल्ट बेल। डिफॉल्ट बेल कब होता है? जब जब आपके खिलाफ कोई भी सबूत, मतलब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, या इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं रहा, बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, तो उस केस में आपको डिफॉल्ट बेल भी मिल सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसमें कहा गया कि अगर आप अनड्यू डिले कहते हैं करते हैं, ठीक है, मतलब जितना डिले होना नहीं चाहिए चार्जशीट दायर करने में, उससे ज्यादा अगर आप डिले करते हैं चार्जशीट दायर करने में, तो वो भी एक रीजन बन सकता है किस चीज का? बेल का, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये वाला जो बेल है कौन सी बेल के अंदर में जाएगा? ये डिफॉल्ट बेल के अंदर में जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे पॉलिटी के, यहीं से क्वेश्चन आते हैं यार, ये सारे करंट अफेयर्स का ही पार्ट है, आपको लगेगा कि स्टैटिक का पार्ट है, बट नहीं, करंट अफेयर्स का ही पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज समझ में आया? बेल क्या होता है? बेल क्या है? प्रोविजनल रिलीज, किसी भी व्यक्ति को कुछ शॉर्ट टाइम के लिए अब अगर आप रिलीज कर दो, तो उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? प्रोविजनल, उसे क्या कहेंगे? बेल कहेंगे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है किलर्स ऑफ 6 पीपल टू बी ब्रॉट टू जस्टिस सून, मणिपुर सीएम, ठीक है। तो मणिपुर के सीएम का नाम क्या है?
मणिपुर के सीएम का नाम है बीरेन सिंह, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ वहां पे तो क्या कुकी और मैती का विवाद चल रहा है ना। अब कुकी जो मिलिटेंट्स है उन्होंने अटैक कर दिया था, उसमें कई ज्यादा ज्यादा कई मासूम लोगों की भी जान चली गई, ठीक है। अब उसी का उन्होंने बोला वहां के सीएम ने कि इन सबको जस्टिस मिलेगा, ठीक है, हम लोग उन सबको भगा भगा के मारेंगे जो भी है। ये किसने कहा? वहां के बीरेन सिंह जो वहां के सीएम है, उन्होंने कहा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मणिपुर के बारे में आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि मणिपुर में ही एक रिसेंटली स्कूल्स ऑन व्हील्स नाम की एक सुविधा स्टार्ट करी गई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्कूल्स इन व्हील्स नाम की एक सुविधा स्टार्ट कहाँ करी गई है? तो मणिपुर में करी गई है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आप मील्स ऑन व्हील्स देखते होंगे ना, है ना, मतलब जो आपका खाना बनाने का पूरा रसोई आपको एक ट्रक के अंदर ही मिल जाएगा, ठीक है। आपको एक छोटी सी गाड़ी दिख जाएगी, उसमें सब सारी चीज अच्छे से रोल वोल सब चीजें बनती होंगी, ठीक है। तो वैसे ही एक स्कूल्स ऑन व्हील्स नाम की जो सुविधा कहाँ स्टार्ट करी गई है? मणिपुर में स्टार्ट करी गई है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? मोदी टू अटेंड डीजीआईजीपी मीटिंग ऑन भुवनेश्वर साइबर क्राइम एआई टू बी डिस्कस, ठीक है। यार एआई से रिलेटेड, एआई से होने वाले जो खतरे हैं उन सारी चीजों से रिलेटेड, ठीक है, कि एआई से रिलेटेड जो खतरे निकल के आ रहे हैं उनको कैसे डील किया जाएगा, ठीक है। एआई को एआई के माध्यम से ही कैसे रोका जाएगा, इन सारी चीजों के बारे में कहाँ डिस्कशन होने वाला है। तो भुवनेश्वर में होने वाला है ये पूरा 2 दिन का पूरा समिट होने वाला है। ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। ये पूरा 2 दिन का कॉन्फ्रेंस होने वाला है, जिसमें जितने भी हमारे बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, जैसे कि हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी होंगे, वो भी होंगे, एनएसए अजीत डोभाल भी होंगे, और वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी भाषण होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये पूरी ऑल इंडिया जो पूरे इंडिया की जो डीजी हैं और आईजीपी हैं, उन सबकी मीटिंग होने वाली है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी कहाँ पे हो रहा है, भुवनेश्वर में हो रहा है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, सीएनएन न्यूज होस्ट फरीद जकारिया ऑन ट्रम्प, ठीक है। जो फरीद जकारिया, इनके बारे में हम देख लो कि फरीद जकारिया है, ये सीएनएन को होस्ट है, ठीक है। काफी फेमस है, सीएनएन के होस्ट है। ये एक्चुअली इंडियन ही थे, बट ये अमेरिका चले गए, ठीक है। वहाँ पे ये क्या बन गए? यहाँ पे वो होस्ट बन गए, ठीक है। सीएनएन न्यूज़ अब सब जानते ही होंगे, है ना, वेस्ट न्यूज़ है, तो उसके होस्ट बन गए। उन्होंने क्या कहा है कि यार जैसे ही आपके ट्रम्प सरकार आ गई है अमेरिका में, तो अब इंडिया को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जो ट्रम्प है वो काफ़ी ज़्यादा क्रैकडाउन करने वाले हैं कहाँ पे? चाइना के ऊपर, ठीक है। उन्होंने पहले ही कह दिया कि चाइना के ऊपर वो 60% का टैक्स लगाएँगे, है ना। ये बात उन्होंने कही है, किसने? ट्रम्प ने कही है। और इंडिया पे कितने का लग गया? इंडिया पे अराउंड 10% का लग गया, जो कि सब पे ही लगने वाला है, ठीक है। तो एक तरीके से इंडिया इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है, ठीक है। सेकंड चीज़ उन्होंने ये तर्क दिया कि यार ऐसे भी जो ट्रम्प है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, किसके लिए? इंडिया के लिए, ठीक है। वो अपने इंटरेस्ट तो देखेंगे, पर फिर भी इंडिया के खिलाफ तो नहीं जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी की जो सरकार वहाँ की जो बाइडेन की जाती है, कमला हैरिस की जो सरकार जाती थी, वैसे तो वो उतना अगेंस्ट तो नहीं जाने वाले हैं। तो एक तरीके से इंडिया को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। और यही मौका है अमेरिका के साथ क्या करने का? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? मतलब कुछ जो ट्रेड करते टाइम कुछ सुविधाएँ मिलती है, ठीक है। कुछ जो टैक्सेस ये सब में छूट मिलती है, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपको पता होगा ये चीज़ कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से जो खरीदने वाले हैं वो भी ज़्यादा हैं। बट अमेरिका की जो मार्केट है वो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट है। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा खर्चीले हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा खर्चीले हैं, प्लस वहाँ का जो लोग का स्टैंडर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक-ठाक है, ठीक है? तो काफ़ी ज़्यादा लोग खर्च करते हैं, जब खर्च करते हैं तो वो जो मार्केट है वो अपने आप में ही बहुत बड़ी है, ठीक है? तो उस मार्केट का हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं अगर इंडिया और यूएसए के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो, ठीक है? इसमें अब 1-2 साल लग सकते हैं, बट इंडिया को ज़रूर एफटीए के बारे में इनिशिएट करना चाहिए, किसके साथ? अमेरिका के साथ। ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। तो फरीद ज़कारिया के बारे में समझ में आ गया। उन्होंने कहा, क्या कहा कि ट्रम्प के आने से हम लोग का फायदा ले सकते हैं, मतलब इंडिया से उनका फायदा हो सकता है। ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? इंडिया यूके टू रीलॉन्च ट्रेड टॉक्स इन न्यू ईयर, ठीक है। अब यार ये तो बहुत सालों से चल रहा है, ठीक है। ये जब ऋषि सुनक नहीं आए थे उससे भी पहले से चल रहा था। लिज ट्रस आई थी उससे पहले से चल रही थी सारी बातें, कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है किसके बीच में? इंडिया और यूके के बीच में। बट अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। जब होगा तो उसके बारे में बात देखी जाएगी। बातें तो हर बार ही होती है कि करेंगे करेंगे, बट कब करेंगे नहीं पता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है चैट जीपीटी शूड फॉर कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट, ओपन एआई गेट्स दिल्ली हाई कोर्ट, बस ठीक है। अब हुआ क्या यार, देखो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? क्वेश्चन देखो पिछली बार भी ऐसा आया था कि चैट जीपीटी का फुल फॉर्म, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है, तो आपको थोड़ा-सा ध्यान देखते हुए चलना है, सारी चीज़ों में चल क्या रहा है, ठीक है? अब चैट जीपीटी को शो कर दिया किसने? एएनआई वालों ने। उन्होंने कहा कि यार चैट जीपीटी सारा कंटेंट उठाता कैसे है? सारा कंटेंट उठाता है वो इंटरनेट से, है ना? जो भी चीज़ें उसके लिए फ्रीली अवेलेबल है। बट जो हमारा पेड कंटेंट है, उसके भी जो मटेरियल्स हैं, उस वो च चैट जीपीटी के अंदर कहाँ से मिल रहा है ना? वो तो हमारा पेड कंटेंट है। मतलब आप जो हमारा पेड कंटेंट है, उसको भी अपने सर्च इंजन में डाल देते हो, ठीक है? अपने जो सर्च करने का जो डेटा है, उसमें डाल देते हो। तो गलत बात है ना। तो इस चीज़ के लिए शो किसने कर दिया? एएनआई ने किस कर दिया, किसको किसको? चैट जीपीटी को। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब एएनआई के बारे में आप थोड़ा-सा मेरे को बता दो कि एएनआई क्या गवर्नमेंट फंडेड है क्या? क्या गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है एएनआई, या खुद की अपनी अलग ही है ये न्यूज़ एजेंसी? आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएँगे, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? सावरकर डिफेमेशन केस पुणे कोर्ट समन्स राहुल गांधी ऑन दिसंबर 2, ठीक है? अब यार जो वीडी सावरकर है ना, उनका तो
बहुत ज़्यादा एक तरीके से बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते रहते हैं कौन? राहुल गांधी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी है, इंडिया के भी है ना, लीडर ऑफ ऑपोजिशन में है, कहाँ पे? लोकसभा में आपको ध्यान रखेंगे। राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन है, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएँगे, ठीक है? अब 1-2 चीज़ें और जान लो कि डिफेमेशन क्या होता है? डिफेमेशन केस क्या होता है? ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मतलब डिफेमेशन केस क्या होता है कि हम लोग किसी पे भी मतलब बिना किसी फैक्ट के कुछ भी आरोप नहीं लगा सकते, ठीक है? मतलब आपको बोलने की आज़ादी तो है ना? आर्टिकल 19 आपको कुछ आज़ादी देता है ना? आर्टिकल 19 सब क्लॉज़ 1 में कुछ आर्टिकल 19 आपको कुछ आज़ादियाँ दे रहा है और आर्टिकल 19 सब क्लॉज़ 1 ए में फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करी जा रही है ना? कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा, है ना? मतलब आप कुछ भी जो चाहे वो बोल सकते हैं। बट आर्टिकल 19 सब क्लॉज़ 2 में ये बात कही गई है कि आप सब कुछ बोल तो सकते हैं बट ऐसा नहीं कि जिससे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। कौन-कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होने की बात करता है वो मैं आगे आपको बात बताऊँगा, ठीक है? तो डिफेमेशन केस के बारे में जानो कि डिफेमेशन केस क्या होता है? ये एक तरीके से मतलब आप किसी के भी खिलाफ कुछ भी बिना किसी फैक्ट के आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है? इससे क्या होता है? इससे आपका राइट टू रेपुटेशन जो है, जो कि आपका फंडामेंटल राइट है, उसका हनन होता है ना? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि डिफेमेशन केस में क्या होता है कि आप किसी के खिलाफ भी कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है? अब देखो कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज़ ए क्या बात करता है कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है? बट आर्टिकल 19 सब क्लॉज़ 2 क्या बात कर रहा है कि आप वो सारी बातें नहीं बोल सकते जिससे सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया खतरे में आ जाए, ठीक है? सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट खतरे में आ जाए, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट खतरे में आ जाए और पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, इसको ध्यान से सुनना, मोरालिटी, अब यहाँ से ध्यान सुनना, कंटेंट ऑफ कोर्ट और डिफेमेशन केस, ठीक है? मतलब आप किसी को भी डिफेम नहीं कर सकते। बोलने की आज़ादी मतलब ये नहीं है कि आप किसी के बारे में कुछ भी बोल दो, ठीक है? ये बात बिल्कुल गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। प्लस आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो आर्टिकल 19 सब क्लॉज़ 2 में कुछ रिस्ट्रिक्शन की बात करी गई, तो रिस्ट्रिक्शन कौन-कौन सी है, ये चीज़ें मैंने आपको भी बता दी। इसको थोड़ा-सा ध्यान रख लेना, यहाँ से पॉलिटी का आपका क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है? तो चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई? डिफेमेशन केस के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। डिफेमेशन केस क्या होता है, ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है? अब 1-2 चीज़ें और देख लो कि डिफेमेशन जो केस होता है, ये भी 2 टाइप का होता है। कौन-सा? एक होता है सिविल, एक होता है सिविल, एक होता है क्रिमिनल, ठीक है? सिविल में क्या होता है कि आपसे माफ़ी मंगवा ली जाएगी, है ना? अगर आपकी गलती पाई जाती है तो आपसे माफ़ी मंगवा ली जाती है और आपसे जुर्माना भी लगाया जा सकता है, ठीक है? पर अगर क्रिमिनल केस हो गया तो उसमें तो आप पे जुर्माना लगेगा ही, ठीक है? प्लस अगर आपको मैक्सिमम आपको 2 साल की जेल भी हो सकती है ना? मैक्सिमम 2 साल की जेल भी हो सकती है और यही जेल किसको हो गई थी? हमारे जो लीडर हैं, राहुल गांधी, उनको हो गई थी, उसी की वजह से उनकी सदस्यता भी चली गई थी, ठीक है? तो 2 साल की मैक्सिमम जो जेल टर्म है उनको दे दिया गया था किसको? राहुल गांधी को क्योंकि यार वो तो एकदम रेगुलरली डिफेम करते ही रहते हैं ना, मतलब उनके केस खत्म ही नहीं होते उनके और अरविंद केजरीवाल के, ठीक है? ये सारी चीज़ें चलती रहती है तो थोड़ा-सा आपको देखते रहना है। डिफेमेशन 2 टाइप के हैं, सिविल और क्रिमिनल। क्रिमिनल में क्या होता है जेल भी हो जाती है, सिविल में आपको माफ़ी माँगो और पैसे-वैसे थोड़े बहुत दो, देना है तो फिर उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं इंडिया इटली टू नेगोशिएट डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप। तो ये चीज़ तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यार डिफेंस से रिलेटेड कुछ बातें चल रही है किसके बीच में? इंडिया और इटली के बीच में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसको थोड़ा-सा ध्यान रखना कि इंडिया और इटली के बीच में साइन हुआ है 2025 से लेके 2029 तक का, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं जी20 के समिट के बीच में ही कुछ और बातें चल रही थी, तो वहाँ के इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, हमारे एस जयशंकर साहब, और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वांग यी, इनका नाम क्या है? वांग यी, थोड़ा-सा ध्यान रख लेना, वांग यी बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर है कहाँ के, चाइना के, इनके बीच में बात हुई और इनके बीच में ये भी बात हुई कि जो हमारी फ्लाइट्स हैं उनका रिज़म्पशन किया जाए, ठीक है? अब आपको पता होगा कि इंडिया और चाइना के बीच में कोई भी अभी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, ठीक है? मतलब कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाती इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है? घूम फिर के जाती है, पर डायरेक्टली नहीं जा सकती। तो अब इसको फिर से स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। इन दोनों लीडर्स ने डिस्कस की ये बात, ध्यान रखना है, ठीक है? हो सकता है कुछ महीने बाद आपको ये चीज़ सुनने को मिले कि अब डायरेक्टली इंडिया से चाइना जा सकते हैं, चाइना से इंडिया आ सकते हैं। ये सारी चीज़ हो सकता है नॉर्मल हो जाए, बट ये बंद कर दिया गया था क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में बहुत ज़्यादा स्टैंड ऑफ से रिलेटेड इश्यूज हो गए थे, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ में क्या है? सारी चीज़ उसी से रिलेटेड है, जिसको देखना है वो देख लेगा। नेक्स्ट है प्रेज़िडेंट अनुराग कुमार दिसानायका, ठीक है? ये इंडिया में विज़िट कर सकते हैं मिड दिसंबर में, ठीक है? अब मैंने आपको क्या बताया था कि इनके जो व्यूज़ हैं ज़्यादा प्रो इंडिया तो नहीं है, बट स्टिल यार अगर उनको आस-पास अगर सर्वाइव करना है तो इंडिया की तो हेल्प चाहिए ही होगी, ठीक है? तो अगेन अब ये दिसंबर में आ सकते हैं कहाँ पे? इंडिया आ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है और ये अभी रिसेंटली अपॉइंटेड
श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं, ये आपको ध्यान रखना है। श्रीलंका का क्या है? प्रेसिडेंट है, आपको ध्यान रखना है। और इन प्रेसिडेंट ने एक वुमेन प्राइम मिनिस्टर को चूज़ किया है। उन प्राइम मिनिस्टर का नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएँगे, ठीक है? तो चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो अनुरा कुमारा दिसानायका कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? ये श्रीलंका से बिलॉन्ग करते हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है की माओइस्ट लीडर विक्रम गौड़ा, ये एक माओइस्ट लीडर था, ठीक है? ये एक नक्सलाइट था, ठीक है? और उसको मार गिराया गया कहाँ पे? कर्नाटका में। ये न्यूज़ को थोड़ा-सा बस देखते हुए चलो, मैंने बस जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए डाल दिया है, ठीक है? नेक्स्ट है मणिपुर एथनिक वायलेंस, ठीक है? अब यार जो मणिपुर में जो एथनिक वायलेंस हो रहा है कुकी और मैते के बीच में, ठीक है? तो उससे रिलेटेड कुछ प्रोब चल रहा था, ठीक है? तो इस प्रोब में एक कमिटी, मतलब एक कमिटी है उसके प्रोब कर रही थी। तो वो जो कमिटी है उसमें टोटल 3 लीडर हैं और उस 3 मेंबर्स हैं और उसको लीड कौन कर रहा है? अजय लांबा कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस अजय लांबा ये जो कमिटी है उसको लीड कर रहे थे, आपको ध्यान रखना है। और ये 3 मेंबर की कमिटी है, ये भी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? 3 मेंबर की कमिटी है, ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। हेमा कमिटी जो थी, वो भी 3 मेंबर्स की थी, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? चीज़ों को थोड़ा-सा लिंक करते हुए चलो। नेक्स्ट है महाराष्ट्र सेट टू वोट इन सिंगल फेज, यार ये तो ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है, ठीक है? महाराष्ट्र में किसकी जीत हो चुकी है? महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत हो चुकी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और उसमें झारखंड में भी अभी इलेक्शन हुआ, है ना? वहाँ पे किसकी जीत हुई? वहाँ पे इंडिया अलायंस की जीत हुई और महाराष्ट्र में एनडीए की जीत हुई, ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है? और जम्मू कश्मीर में किसकी जीत हुई थी? नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत हुई थी और उनके लीडर उमर अब्दुल्ला वहाँ के सीएम बन चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। और हरियाणा में भी अभी इलेक्शंस हुए थे, वहाँ पे नायाब सिंह सैनी फिर से सीएम बन चुके हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब वो कौन-सी कम्युनिटी से बिलॉन्ग करती हैं, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएँगे। साथ ही ये बताएँगे कि जो प्रेज़िडेंट है हमारी, वो कौन-सी ट्राइब से बिलॉन्ग करती है, ठीक है? प्लस वो कौन से स्टेट के, कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करती है, ये भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएँगे। प्लस वो कहीं के गवर्नर भी रह चुके हैं, जैसे रामनाथ कोविंद कहीं के गवर्नर थे, कहाँ के थे? बिहार के गवर्नर थे, है ना? तो वो भी कहीं के गवर्नर रह चुके हैं, ये भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएँगे, ठीक है? नेक्स्ट है हिजबुल्लाह लीडर सेज इट हैज़ रिस्पोंडेड टू यूएस प्रपोजल सीज़फायर इन इज़राइल हैंड, ठीक है? अब यार हिजबुल्लाह के पास कुछ बचा नहीं है कहने को, तो मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है? जब से ट्रम्प आ जाएँगे, अब तो पहले ही बाइडेन थे तब भी उन पे हमला हो रहा था। जब ट्रम्प आ जाएँगे तो वो और भी ज़्यादा एग्रेसिव है, ठीक है? वो तो ग्रेटर इज़राइल की बात करते हैं, तो अब हिजबुल्लाह का क्या ही होगा वो खुद भी जानते हैं, ठीक है? हिजबुल्लाह के बहुत सारे लीडर्स मारे गए, ठीक है? लीडर्स के बाद जो होने वाले लीडर्स थे उनको भी मार दिया गया। तो अब उनके एक नए लीडर हैं, ठीक है? नाइम कासिम, ठीक है? अब ये इन्होंने बोला है कि यार हम लोगों ने तो बोल दिया है, ठीक है? सीज़ फायर तो अब इज़राइल के हाथों में है। मतलब एक तरीके से इनके यही कहने का मतलब है यार कि ठीक है, मतलब दिखाने को तो कह रहे हैं कि नहीं हम लोग झुकते नहीं, हम लोग किसी से डरते नहीं। बट इनको भी पता है कि यार अब जो हालत है नाज़ुक है बहुत, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि हिज़्बुल्लाह के एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर भी मारे गए थे। उनका नाम क्या था? उनका नाम था हसन नसरुल्लाह, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? उनका नाम क्या था? हसन नसरुल्लाह, ये आपको ध्यान रखना है। हसन नसरुल्लाह आपको ध्यान रखना है और इन्हें जनरल सेक्रेटरी भी कहा जाता था किसका? हिज़्बुल्लाह का, ठीक है? नेक्स्ट आप ये ध्यान रखेंगे कि ये 32 साल तक इन्होंने लीड किया था किसको? 32 साल तक इन्होंने लीड किया था किसको? 32 साल तक इन्होंने लीड किया था हिज़्बुल्लाह को, ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है? हिज़्बुल्लाह कौन-सी कंट्री से बिलॉन्ग करता है? लेबनान से बिलॉन्ग करता है। लेबनान का कैपिटल क्या है? लेबनान का कैपिटल बैरूट है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? हाउतीज़ के बारे में पूछे तो वो यमन से बिलॉन्ग करता है और अगर हमास के बारे में पूछे तो वो गज़ा से बिलॉन्ग करता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? नेक्स्ट अटैक्स इन नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान लीव 20 डेड इन 24 आवर्स, ठीक है? अब यार ये तो होना ही है पाकिस्तान के साथ, वो आतंकवादी पाल रहे थे, अब आतंकवादी उन पे ही एक तरीके से हमला करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखो कि यार वहाँ पे अभी हमला हुआ था, कहाँ पे? केपीके में भी हुआ था। ये है इनका केपीके प्रोविंस, ठीक है? खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है? ये हो गया इनका बलूचिस्तान। यहीं पे बलूचिस्तान में ही बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक्टिव है और एक तरीके से वो पूरे बलूचिस्तान को आज़ाद कराना चाहती है, ठीक है? केपीके भी पूरा आज़ाद होना चाहता है, ठीक है? सिंध ऐसे आज़ाद होना चाहता है। बचेगा घूम फिर के सिर्फ पंजाब, ठीक है? उसको भी बाद में कभी ना कभी इंडिया में जोड़ लिया जाएगा, ठीक है? तो चीज़ों को थोड़ा-सा ऐसे देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट रशियन स्पाई चीफ सेज नाटो एड फॉर यूक्रेन मिसाइल स्ट्राइक्स विल बी पनिश, ठीक है? अब हुआ क्या यार, यूएसए ना, यूएसए के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, जाते जाते वो कुछ और अजीब सा काम करते हुए जा रहे हैं, ठीक है? मतलब नेक्स्ट वाली जो सरकार है उनके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए जा रहे हैं, ठीक है? लास्ट में उन्होंने क्या कहा कि जो भी मिसाइल्स हैं उन सबसे अब हमला कर सकते हो रशिया पे तो कर लो। यूक्रेन को एक तरीके से खुला छूट दे दिया। तो इसी के लिए जो रशिया के जो स्पाई चीफ है उन्होंने कहा कि यार जो भी कंट्रीज है नाटो की जो कि हेल्प करे यूक्रेन को, उनको भुगतना पड़ेगा, ठीक है? हम लोग ऐसे सिर्फ यूक्रेन को पनिश करके छोड़ेंगे नहीं, हम लोग इनके खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं, ठीक है? तो ये किसने कहा है? ये कहा रशिया के स्पाई चीफ ने, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, इसी के बाद क्या हुआ था कि इस टाइप के हमले हो रहे थे तो रशिया ने अभी अपनी डॉक्ट्रिन भी चेंज कर ली है। ये चीज मैं ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है? तो ये थोड़ी सी चीजों को थोड़ा सा आप देखते हुए चलोगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है यूक्रेन हिट्स रशिया विद यूएस एटीएसीएमएस, ठीक है? मिसाइल थी, कुछ मिसाइल्स है। इसके बारे में आपको थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल्स थोड़ी सी जाननी होगी, ठीक है? इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा कल बताऊंगा कि एटीएसीएमएस मिसाइल्स क्या होती है, ठीक है? इसके बाद ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी रशिया ने यूज कर दी थी किसके खिलाफ? यूक्रेन के खिलाफ, ठीक है? तो एक बार हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है?
नेक्स्ट है बाइडेन एग्रीज टू गिव यूक्रेन एंटी पर्सनल माइंस। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि यार कैसे बाइडेन जाते आते भी बहुत सारी मतलब अजीब से काम करते हुए जा रहे हैं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि अब तो वो एक तरीके से जाते हुए प्रेसिडेंट है, उनके पास तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अब एक तरीके से बचती नहीं है कि कोई इस टाइप के बड़े बड़े डिसीजन ले, बट वो ले रहे हैं, पता नहीं कैसे ले रहे हैं। नेक्स्ट है लूला कट्स G20 डिस्कशन शॉर्ट ऑन यूक्रेन इर्किंग यूरोपियंस। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था कि अभी G20 का समिट कहाँ पे हुआ, तो ये ब्राजील में हुआ। ये चीज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ब्राजील के ही प्रेसिडेंट का नाम है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरह है, उनका नाम है लूला दा सिल्वा। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ब्राजील के प्रेसिडेंट का नाम आपको ध्यान रखना है, उनका नाम है लूला दा सिल्वा, ये आप ध्यान रखेंगे, लूला दा सिल्वा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, लूला दा सिल्वा कौन है, ये प्रेसिडेंट है कहाँ के, ब्राजील के, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इन्होंने क्या किया कि यूक्रेन का मेंशन करना ही एकदम कम से कम किया। ठीक है, इसकी वजह से यूरोपियन को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। उन्होंने कहा कि यार आप लोग मेंशन क्यों नहीं कर रहे हो, रशिया उस पर हमला कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, आपको मेंशन करना चाहिए, ये सारी बातें कहनी चाहिए। बट ब्राजील क्योंकि होस्ट था, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है मेंशन करे या ना करे, है ना। तो इन्होंने क्या किया कि यार इन्होंने यूक्रेन को मुद्दा बनाना मतलब एक तरीके से जरूरी समझा ही नहीं। ठीक है, उसको एक तरीके से हटा दिया, साइड कर दिया, जैसे इंडिया ने साइड किया था। ठीक है, तो ये किसने किया, लूला दा सिल्वा ने किया, ये आपको ध्यान रखना है। और इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये 2000 आई थिंक 2022 में तीसरी बार प्रेसिडेंट बने थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या बने थे, तीसरी बार ब्राजील के प्रेसिडेंट बने थे, आपको ध्यान रखना है। और बहुत ज्यादा फेमस है, और इनको लेफ्टिस्ट डेमोक्रेट भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि लेफ्टिस्ट का आप जानते होंगे हमेशा तो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी की बात करेंगे, बट एक बार पावर में आने के बाद उनके लिए डेमोक्रेसी कोई भी मायने नहीं रखती। बट ये थोड़े से अलग टाइप के हैं। ठीक है, इनको लेफ्टिस्ट डेमोक्रेट भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ब्राजील की लोकेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इक्वाडोर इससे बॉर्डर शेयर नहीं करता और चिली बॉर्डर शेयर नहीं करता, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये जो आपको माउथ दिख रहा है, इसको मकापा कहा जाता है। मकापा, क्या कहा जाता है इसे, मकापा कहा जाता है, मकापा कहा जाता है। और ये क्या है, ये अमेजोन रिवर का माउथ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्या है, अमेजोन रिवर का माउथ है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, तो इस तरीके से आपको चीजों को थोड़ा सा कवर करते हुए चलना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, ब्राजील समझ में आ गया। नेक्स्ट है, ये है लूला दा सिल्वा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसी के साथ नेक्स्ट है एक और टॉपिक बच गया, पुतिन साइंस न्यूक्लियर रशियन डॉक्ट्रिन। ये तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि पुतिन ने एक तरीके से अपनी डॉक्ट्रिन ही चेंज कर दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई नॉन न्यूक्लियर कंट्री है वो हम पे हवाई हमले कर रहा है, किसका साथ लेके, किसी न्यूक्लियर कंट्री का साथ लेके, मतलब कि अगर कोई न्यूक्लियर कंट्री है, छोटी कंट्री से अगर किसी हम पे हमला करवा रहा है, तो हम लोग उसको ज्वाइंट अटैक मानेंगे और हम लोग उनके खिलाफ न्यूक्लियर कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मतलब रशिया ने एक तरीके से अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज कर दी है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि अभी रिसेंटली कौन सी कंट्री ने अपनी अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज कर दी, तो आपको ध्यान रखना है रशिया ने चेंज कर दी। ठीक है, इसी के साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक और कमेंट कर सकते हैं, है ना। अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट में भी पूछना है तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो।